बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसार राना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसार राना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स देते हैं और मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। एक मेहरबानी और करें, मेरा जो टिकटॉक चैनल है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने कल भी बताया था मेरे नाम से बहुत सारे टिकटॉक चैनल्स बने हुए, लेकिन आपके इसार का, आपके भाई का जो टिकटॉक ऑफिशियल चैनल है वो मैं यहाँ पे आपको ना आ रहा होगा, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी। आपकी वैसे ही साडा टोर टप्पा होर सानू जानदा कौन है, साफ गल जिहड़ी है। आज जुम्मा है, 30 रमज़ान है जुम्मा, और जुम्मतुल विदा भी है, 30वां रोज़ा भी है। आज हमसे रमज़ान अलविदा हो जाएगा। वाइब्रेशन तो फील होने लग गई होगी, लेकिन यह है कि मैंने आज एक जुमला कहा, ट्वीट किया कि रुयत लाल कमेटी वाले जो थे वो चांद पता नहीं कहाँ तलाश करते रहे, अपने दूरबीनों का रुख अडियाला की तरफ करते तो उन्हें चांद नज़र आ जाता। तो मेरे जो दिहाड़ीदार पटवारी भाई हैं वो शुरू हो गए, वो मैं कोई बात करता हूँ उसके बाद उनकी शुरू होता है। बाकायदा एक ट्रोलिंग ब्रिगेड मुस्लिम लीग नून ने रखी हुई है, जिनके ज़िम्मे है चंद दो मार्क किए हुए जिनको वो ट्रोल करते हैं। उनमें आपका भाई भी शामिल है। मैंने कोई अधिक परवाह नहीं की। 20 मार्च है और 7 चीत है। अब आज की जो सूरत हाल है ना सर, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इमरान खान की जो रिहाई अमन मूवमेंट है उसका ईद के फ़ौरन बाद ऐलान होने जा रहा है। ये प्लान क्या है पीटीआई का और ये किस तरह इसको करेंगे, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सलमान अकरम राजा ने भी कह दिया कि जी अब मैं समझ आ गई कि बातों से मामला हल नहीं होना। तो क्या ये जो रिहाई मूवमेंट है ये इतनी जोगी होगी यदि चन्ने तप्पड़ हैं कि वो सिस्टम को हिला सके और फैसला साजों को मजबूर कर सके कि वो इमरान खान को रिहा करें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करूंगा। दूसरे ये कि आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले एक अमरीकी लीडर चार्ली कर्क जो है वो उसे गोली मार दी गई थी। एक वो खिताब कर रहा था इस दौरान, उसके हवाले से बड़े अजीबो गरीब इंकशाफात सामने आए हैं। उसका ताल्लुक ये जो ईरान की जंग है अमेरिका के हमले से जोड़ा जा रहा है, और कोई और नहीं जोड़ रहा। मतलब ये कोई वहाँ का यूट्यूबर नहीं जोड़ रहा, ये वही जोसेफ केंट है जो आपको याद होगा इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर का जो साबिक सरबराह है, वो है जो कहा जाता है कि ऐसे राइट हैंड था क्या कहते हैं ट्रंप का। ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 खत लिखे गए हैं, उन खत का आज मैं जिक्र करूंगा। बड़े ज़बरदस्त खत हैं, देखो उधर की होता है, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद वो। तो मैं ज़रा आता हूँ इमरान रिहाई कमेटी की तरफ, लेकिन उससे पहले अब इस्लामी जो ममालिक की कल कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने जनाब अली एक ही दरख्वास्त की ईरान से कि जी वो खलीज के ऊपर हमले करना बंद कर दे। लेकिन उसमें कहीं एक जुमला ये नहीं है कि इसराइल और अमेरिका ने जो कुछ ईरान के साथ किया और वहाँ पे जो उनकी क़यादत को कत्ल किया है, शहीद किया है, 150 बच्चों को स्कूल में मार दिया है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, उनके पासदारान इनकलाब, उनके सदर को मार दिया। कहीं एक जुमला नहीं है, एक जुमला ये नहीं है। ये है कि जी मुसलमान मुमालिक आपस में जंग ना करें। तो जो 34 मुल्कों की फौज आपने बनाई थी और यमन के ऊपर हमला करने के लिए, वो किस लिए बनाई थी? वैसे वो 34 मुल्क की फौज है कितने, और जनरल क्या नाम था, राहिल शरीफ साहब जो थे वो सरबराह से, वो कितने चले गए? वो 34 मुल्कों की फौज का नहीं पता मैनू चलिया कितने चली गई है। आखिर में फिर हमें पाकिस्तान को जहमत करनी पड़ेगी और वो होगा, लेकिन वो 34 मुल्कों की फौज, इतनी बड़ी तनख्वाह, ये वो सारा कहाँ चली गई? तो जब यमन के ऊपर हमले हो रहे थे तो तब किसी को याद नहीं था कि वो यमन भी एक इस्लामी मुल्क है। आज ईरान के खिलाफ जो ये सारे मुत्तहिद हो गए, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या चीनी सदर का जो बयान है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा जी ईरान पे जो लोग ये कह रहे हैं कि जी वो हमले बंद करें, तो वो अपने अड्डे देने बंद कर दें अमेरिका को, अपना कंधा ना पेश करें, ईरान भी नहीं हमले करेगा। लेकिन मुस्लिम उम्मा के ऊपर बस क्या कह सकता हूँ, अली लारिजाई साहब शहीद का जो एक जुमला है ना, वो तारीख में हमेशा याद रहेगा, जो उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अफसोस इस्लामी ममालिक हमारे साथ नहीं खड़े हुए। और आज
لیکن ان سب کی ایک ایک کر کے باری آئے گی. ابھی میں اس طرف نہیں آتا, لیکن جو عمران خان رہائی امن موومنٹ ہے وہ اس کی تو انہوں نے اسٹرکچر وغیرہ بنا لیا ہے کہ جی یہ اسٹرکچر ہوگا اور اس اسٹرکچر کے ساتھ یہ امن فورس کام کرے گی. لیکن اب یہ نہیں بتایا کہ یہ کام کیا کرے گی اور کیسے کرے گی. لیکن کہنا یہ کہتے ہی ہے کہ جی ہر صوبے کے اوپر جو صوبائی صدر ہوگا اس کے نیچے ایک کمیٹی بنے گی. اس کمیٹی کے اندر اسے مرکزی کپتان قرار دیا جائے گا. اس کمیٹی کے نیچے ISF, انصاف یوتھ, پھر لیبر ونگ, پھر لائرز ونگ, اور پھر جو وہاں کے مقامی پولیٹیکل وہ یہ سب اس کا ایک حصہ بنیں گی. یہ ایک کمیٹی بنے گی. اس میں مختلف تنظیمیں شامل ہوں گی. یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے اپنے علاقے کے اندر کیسے مظاہرہ کرنا ہے, دھرنا دینا ہے, کیا کرنا ہے. اب یہ اس کے خد و خال اتنے خیر کلیئر نہیں ہیں, لیکن جیسے سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا ہے, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں, ہم مظاہرے کریں, ہم کیا کہتے ہیں احتجاج کریں, عمران خان کی رہائی کے لیے ہم پروٹیسٹ کریں. اب اگر ایک دفعہ حالات کا اگر آپ جائزہ لیں, ہم افغانستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں, افغانستان نے ریٹیلیٹ کرنا ہے, اللہ پاکستان پہ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کی حفاظت کرے. دوسری جانب میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ جو امریکہ کی کیا کہتے ہیں وہ ہے ادارہ, اس نے یہ کہا کہ جی پاکستان کو بھی اس نے ان ممالک میں شامل کیا جس سے وہ کہتے ہیں امریکہ کو خطرہ ہے. اور انہوں نے کہا جناب کہ پاکستان کے ایٹمی میزائل جو ہیں وہ سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اب آپ ذرا ایٹمی میزائل کو سمجھیں. یہاں پہ ہی میں نے کل آپ کو یاد کرایا کہ امریکی سفیر نے انڈیا میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ 2 جنونی ملک جن کے پاس ایٹمی قوت ہے, ایک کے بننے جا رہی تھی اور ایک کے پاس ہے, ہم نے انہیں نہیں چھوڑنا. تیسری جانب اسرائیل میں امریکی سفیر نے کہا کہ جی گریٹر بننا چاہیے اسرائیل, اور جہاں چاہے قبضہ کر لے, اور گریٹر بلوچستان بھی بننا چاہیے. اب پھر مارک روبیو یاد کریں جس نے یہ کہا. اب اس ساری چیز کو کرے تو پاکستان اس وقت سمجھ لے کہ ایک بوائلنگ پوائنٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے اہل تشیع علماء کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی حالات ذرا خراب ہیں, آپ ذرا تھوڑا ہاتھ رکھیں وہ نہ پھیلے, کوئی 2 فرقوں کے درمیان فرقہ واریت نہ پیدا ہو. کیونکہ پاکستان اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, میں اللہ سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایک معمولی سی غلطی سے پاکستان بیٹل فیلڈ بن سکتا ہے. ان حالات میں اگر PTI باہر نکلتی ہے تو پھر خاتج کی رہ جائے گا. ایک طرف ہمیں بینونی دشمنوں کا سامنا, ایک طرف PTI اپنے نکلے گی خان صاحب کی رہائی کے لیے. ان کے ساتھ 1000 سے زیادہ دن ہو گئے, وہ جیل میں بند ہیں. عید پہ ان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ اپنے اہل خانہ سے نہیں مل سکتے, ان کو کپڑے نہیں ان تک پہنچائے گئے, ان کے بیٹوں سے ملاقات کروانے کا فون پہ بات کی. مجھے نہیں لگتا کہ ملاقات ہو سکے گی. میں کل کا نہیں مجھے پتا, کل عید ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کی کل گفتگو اپنے بیٹوں سے کرائی جائے گی. یہ میری صحافتی کی کیلکولیشن ہے کہ شاید ایسا ممکن نہ ہو. تو ان حالات کے اندر اگر PTI نکلتی ہو تو پھر تو بہت بڑا پریشر ڈیولپ ہو جائے گا, جو میرا خیال ہے اس حکومت سے نہیں سنبھلے گا. تو اگر اس حکومت سے نہیں سنبھلے گا تو پھر کیا ہوگا, وٹ نیکسٹ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے حکومت نے جو پلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ موومنٹ بننے لگے گا, پریشر ڈیولپ ہونے لگے گا اور کمیٹیاں جو ہیں ان کے اجلاس اور سارا کچھ ہونے لگے گا, تو اچانک حکومت اسے ڈیفیوز کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کر دے گی. اور جیسے ہی ہاسپٹل منتخب کرے گی تو کارکنوں کے اندر ایک تسلی آ جائے گی کہ چلو ہمارا لیڈر جو ہے وہ ہاسپٹل چلا گیا, اسے فوری جس طبی توجہ کی ضرورت ہے وہ اسے مل رہی ہے. یہ نقشہ جو ہے آنے والے دنوں کا میں نے آپ کو کھینچ کے بتایا ہے کہ اس طرح ہونے جا رہا ہے. تیاری پوری طرح ہے. CM KP کے سہیل آفریدی صاحب نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو. انہوں نے کہا جی عید دا موقع ہے, ہوں عید دا ہی خیال کر لو یار, ہور کچھ نہیں کر دے, تے انہیں ہی خیال کر لو کہ سویرے عید ہے تو عمران خان صاحب کو
उनके अहले खाना से मुलाकात करवा दो, उनके जो कानून जायज़ आइन के तहत का इंसाफ के तहत वो बनती हैं ईद के मौके पे, वो तो दे देना यार। अब मुझे नहीं पता वज़ीर आज़म साहब आगे से कह दें मैं पूछ के दसांगा, मैनू नहीं पता है, लेकिन उन्होंने जो है ये ख़त लिखा है, इस ख़त का जवाब अभी तक नहीं आया, आना भी कोई नहीं गा। इसका सीधा सीधा जवाब यही है कि भाई साढ़े लो ना आएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब काश इतने इस पोजीशन में होते कि वो खुद फैसले ले सकते। और हो सकता है कि आपको जवाब जो है ही ना कह दें कि भाईजान की कहते हैं मैं इमरान खान साहब की क्या, मुझे खुद नहीं पता मैं नमाज कितने पढ़नी है। लेकिन मैं एक चीज़ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करूँगा। अमेरिका के अंदर एक कार्टून बनाया गया है और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से मुझे बड़ा वो हुआ, उसमें दिखाया गया कि ट्रंप जो है वो आ रहा है और इंग्लिश में उसने कुछ जुमले हैं, कहता है आई वांट सम लाटर, फिर कहता है इज देयर एनी फूल। तो मतलब फिर वो बड़े ही घटिया किस्म का वो कार्टून है जिसमें शहबाज साहब को दिखाया कि वो कहते हैं यस सर और फिर पता नहीं क्या क्या। मैं अमेरिकन मीडिया को शर्म करनी चाहिए कि उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस तरह पोर्ट्रे किया है या इस तरह बनाया है। ये बहुत बुरी बात है। क्या उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म को बताया कि जी ट्रंप जो है वो कह रहा है कि कोई है ऐसा बंदा मुझे हंसाने वाला और यूँ करने वाला, तो वो कहते हैं कि मैं हूँ जनाब और मैं तो जो हुक्म करो सरकार ये वो। मुझे ऐसे शहबाज शरीफ साहब से याद आ गया। ये दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब और उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब ने एक ख़त लिखा है। उन्होंने कहा है जनाब अन्ना तो कोई खुदा का खौफ करे, हमें ईद ही पढ़ने दें, इतना तो हमारा मजहबी हक तो ना छीने हमसे। दूसरी तरफ इमरान खान का भी मुझे पता है कि इमरान खान साहब को भी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, क्योंकि वो अगर कैदियों में चले गए और जाके वहाँ खड़े हो गए तो फिर समझो कि उन्होंने भी कैदियों की तो ईद हो ही गई, उत्थे कोई और ही काम ना पै जाए, वहीं कोई जलसा ना हो जाए, कहीं कोई ना हो तो इमरान खान साहब भी ये ईद कैद तन्हाई में ही गुजारेंगे और उनको कहीं किसी और से मिलने का वो नहीं दिया जाएगा। उनकी बहनें भी जाएंगी, उनके अहले खाना भी जाएंगे, लेकिन उन्हें कहीं मुलाकात का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह ये शाह महमूद कुरैशी साहब, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, इन्होंने जो ख़त लिखा है इंसानी अगर हम उसको ही ले लें, वैल्यूज़ को ही ले लें, तो उनका यार इतना शरई हक तो उनसे ना छीने नमाज पढ़ने का। उन्होंने ख़त लिखा है कि जनाब आप खुद ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हम कैदी है, असी केड़ा को मतलब असी वो मतलब को बंदे मारते ने को असी के मतलब, तो हमें ये तो हक देना कि हम वहाँ पे नमाज ईद जो है वो अदा कर सकें। दोनों तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है, कतन जवाब नहीं आया। ये सब वो कहते हैं साढ़े लो साफ ना ही समझो। अब आजे जी जोसेफ केंट साहब जो हैं, मैंने आपको बताया वो अमेरिका के बड़े, जिसे कहना चाहिए ना कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटी टेररिज्म जो उनका एक नेटवर्क और जो सेंटर था उसके वो हेड थे अभी, और उन्होंने इस्तीफा दिया है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बड़ा एंसन जिਵੇਂ टिच बटना दी जोड़ी ट्रंप और वो, और फिर उन्होंने इस्तीफा दिया। आज उन्होंने वहाँ के एक सहाफ़ी हैं टिकर कार्सन, उसके साथ पॉडकास्ट किया। उसमें उन्होंने कुछ ऐसे इंकिशाफात किए जिससे ये जो जंग है ये अपना इखलाकी जवाब खैर पहले भी नहीं रखती थी, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म होकर रहेगी। उन्होंने जी जब 2004 में उनके ईरान के रूहानी पेशवा ने ये फतवा दे दिया था कि हम एटम बम नहीं बना रहे, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो जो उनके रूहानी पेशवा एक दफ़ा फतवा दे देते हैं वो उनका मज़हब का जैसा हिस्सा हो जाता है। तो इसके बावजूद आपने जो ये कैंपेन चलाई कि जनाब अली ईरान एटमी हथियार बना रहा है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे इराक के लिए आपने बनाया था कि वो क्या कहते हैं कीमियावी हथियार बना रहा है, और बाद में जब आपने सारा कुछ तबाह कर दिया, सद्दाम को मार दिया, तो आपने कहा जी हाथ जोड़ के कहा मजाक हो गया, पोल हो गई, होता कुल तो कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा जी जब उन्होंने कह दिया इसके बावजूद आपने ऐसा किया है। और फिर दूसरी बात यह है, वो कह रहे हैं कि जनाब अली ये जो चार्ली का याद होगा, अभी 2 महीने पहले उनका एसेसिनेशन हुआ
उन्होंने उठा गोली मारती गई, वो उत्थे ही मारता गया। कहते हैं कि चार्ली कर्क ने इससे पहले कत्ल होने से पहले कहते हैं मुझसे रब्ता किया, मैं अपने दफ्तर से निकल रहा था तो उसने कहा कि यार खुदा का वास्ता ये जंग ईरान के खिलाफ जो होने जा रही है इसे रुकवाओ। और उसने फिर कहते हैं अपने पैगामात दिखाए डोनर्स के, इसराइली डोनर्स के, जो उन पे ये दबाव डाल रहे थे कि जनाब आप ईरान पे हमले के खिलाफ मत बोलें, ईरान के हक में ना बोलें। और वो जो यहूदी डोनर्स थे उन्होंने चार्ली कर्क को धमकियां दी कि तुम अपनी ज़बान बंद रखो, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था, वो ओपनली बात करता था, वो इस हमले के हवाले से चीखता था, तो उसको कत्ल कर दिया गया। अब ये तो बड़ी खौफनाक किस्म की जो जोसेफ कैंट है, या समझे ये ट्रंप के ऊपर FIR है आने वाले दिनों में जो बन रही है, क्योंकि खुद अमेरिका के इदारे जो हैं वो उठ खड़े हुए। कल सेनेट के इजलास में CIA के चीफ की उन्होंने वायता ही फेर के रख दी। उन्हें कहा तू कहो जो चीफ है भाई, तेनू यही नहीं पता कि ईरान की अगो कर देगा, आपकी कोई तैयारी नहीं थी। दूसरी बात ये, उन्होंने कहा तो आपने तो अभी पिछले दिनों कहा था कि हमने जो हमले किए पिछले 2 माह पहले उसमें हमने ईरान की एटमी सलाहियतें खत्म कर दी, तो फिर ये क्या हो रहा है? आपने फिर दोबारा हमला क्यों किया? उसके बाद कोई जवाब नहीं था। आज ट्रंप ने जो गुज़िश्ता रोज एक बयान दिया उससे आप समझें कि ट्रंप के हाथ में भी जंग नहीं रही है। मैं तो हैरान हो गया कि अमेरिका के का निज़ाम, इदारे इतने कमजोर हैं कि उनका सदर जो है वो किसी के हाथों इस तरह कठपुतली बन सकता है। ये जो गैस फील्ड के ऊपर हमला हुआ है उस पर ट्रंप ने कहा जी हमें तो इसराइल ने बताया ही नहीं कि ये हुआ क्या है, तो इससे अंदाजा कर लें उसके हाथ में कुछ नहीं है। खलीज की सूरत हाल जो है ना बड़ी तेजी से बदल रही है। कल ये इंडिया ने जो जहाज गुजारे हैं उसके जो अदायगी उसने वहां से की है ईरान को, वो डॉलर्स में नहीं की, वो युआन में की है। जो असल अमेरिका को खौफ है कि अगर ये सारी करेंसी का रुझान युआन की तरफ चला गया तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। वैसे ही उनके ऊपर $1 ट्रिलियन का तो कर्ज है। अब $200 अरब उन्होंने जंग के नाम पे और मांगे। मैंने पता उन्होंने तीला नहीं देना इस बारी, अमेरिकन सेनेट ने मंजूर नहीं करना, लेकिन आप इससे अंदाजा कर लें कि जो ज्यूश लॉबी है वो कितनी स्ट्रांग है। ईरान अमेरिका को उसने कैसे यरगमाल बना के रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम।